हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का जब फर्स्ट चैप्टर किया था तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक सिंगुलर सेंस में डेटा होता है और एक प्लूरल सेंस में डेफिनेशन होती है ना। द स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड बाय टू वेज, वन इज सिंगुलर एंड वन इज प्लूरल। अब हम सिंगुलर सेंस की बात करते हैं कि सिंगुलर सेंस में क्या है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, और फिर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन हम तीन तरह से करना सीखते हैं, एक ग्राफिक, एक डायग्रामेटिक और एक है टेबुलर। ठीक है। और प्रेजेंटेशन की बात क्या करते हैं? एनालाइज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कम्युनिकेशन भी करते हैं, सब कुछ होता है, पॉलिसी मेकिंग भी होती है, कम्युनिकेशन भी होता है, सब कुछ होता है। वो तो नहीं, मेन जो हमारा सिंगुलर सेंस है, सिंगुलर सेंस हमें बात करता है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इन सीक्वेंस, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। तो हमारी जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है वो इसी सिंगुलर सेंस को फॉलो करती है। इनफैक्ट जो भी हम डिटेल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, आगे भी जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो हम सिंगुलर सेंस को ही पढ़ते हैं, क्योंकि सिंगुलर सेंस ही एक सेंस क्रिएट करता है कि व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट। प्लूरल सेंस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है, लेकिन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स को एज अ होल प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो हमारा ये है। तो ये हमें लाइन से चैप्टर करने हैं सारे। ठीक है। अब हम कलेक्शन ऑफ डेटा की जब बात करते हैं कि डेटा कलेक्शन क्या है, तो पहले तो डेटा कलेक्शन में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझनी जरूरी हैं। कोई भी रिसर्चर जब ये सोचता है कि मुझे रिसर्च करनी है, जैसे कि जो पीएचडी करते हैं वो लोग रिसर्च करते हैं, उससे थोड़ा नीचे आए तो जब बच्चे मास्टर्स या ग्रेजुएशन में भी काफी जगह डिसर्टेशन होती है। डिसर्टेशन इज ऑलमोस्ट अ मिनिएचर ऑफ पीएचडी। जो रिसर्च डिटेल्ड हो रही है उसका थोड़ा मिनिएचर पार्ट होता है, और उसका भी मिनिएचर पार्ट होता है आप लोगों के रेगुलर प्रोजेक्ट्स जो आप फर्दर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में करोगे। और अभी आपका और भी छोटा पार्ट है जिसमें कि आपको बहुत सारा रिसर्च नहीं करना, बहुत स्मॉल रिसर्च करनी होती है, स्टैटिस्टिक्स का प्रोजेक्ट जो होता है। ये बात और है कि आप लोग वो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा रिसर्च करके नहीं बनाते हो, बट हाँ वो प्रोजेक्ट आपको रिसर्च का एक इंट्रोडक्शन देने के पर्पज से दिया गया है सिलेबस में। ठीक है, जिसमें कि आप रिसर्च को अलग अलग तरीके से समझ पाते हो कि आखिर रिसर्च होती क्या है। तो आपने डेटा कलेक्शन किया। सबसे पहले डेटा कलेक्शन के लिए आपको ये समझना जरूरी होता है कि आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको अपनी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता तो आप डेटा किस बेसिस पे कलेक्ट करोगे। तो डेटा कलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता होना जरूरी है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस रिसर्च। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं होगा तो रिसर्च नहीं हो सकती है, राइट। अब हमें ये सारी चीजें कैसे डेटा कलेक्ट होता है उसके लिए भी हमें पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है। जैसे कि पहली टर्मिनोलॉजी है वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल वो हमारी रिसर्च का वो फैक्टर है जिसकी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर हम एक क्लास के पूरे साल के मार्क्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या होता है, ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये तो फिक्स रहेंगे ना। रोल नंबर 1 2 3 4 इनके रोल नंबर्स के ये नेम है, ये तो फिक्स रहेंगे। चेंज क्या होगा? मार्क्स। मार्क्स हर बार चेंज होंगे। UT1 के मार्क्स होंगे, UT2 के मार्क्स होंगे, हाफ ईयरली के मार्क्स होंगे, फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स होंगे। मार्क्स हर बच्चे के मार्क्स
एक ही बच्चे के इन 4 में मार्क्स या एक यूटी में हर बच्चे के मार्क्स दे कीप्स ऑन चेंजिंग। तो मार्क्स हमारे लिए वेरिएबल हैं। हमने कहा कि मंडे ट्यूसडे ऐसे करके हमने संडे तक आए, ये तो डे फिक्स है ना, डे तो फिक्स ही रह गए। बट अगर हम यहाँ पे रेनफॉल या हम यहाँ पे टेम्परेचर ये देख रहे हैं कि कितना टेम्परेचर है, कितना रेनफॉल है, तो ये हमारे लिए दोनों ही वेरिएबल हो गए, क्योंकि दे कीप ऑन चेंजिंग। डेज तो वही 7 है, 7 रहेंगे, तो डेज आर नॉट वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारा वो फैक्टर है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हर वेरिएबल के लिए कांस्टेंट होना जरूरी है, हर वेरिएबल के लिए हाँ हाँ, कांस्टेंट होना जरूरी है। किसका है वो वेरिएबल, किसके लिए है भाई? अगर हम मार्क्स हैं तो वो किसके मार्क्स हैं? अगर रेनफॉल है तो किस डे की, डे 1, डे 2, डे 3 डेट्स होंगी। अगर मंथ डे नहीं होगा तो कुछ तो होगा। किस के लिए वो वेरिएबल है वो तो समझना जरूरी है ना। हम नहीं, हम यहाँ पे कोई ईयर की बात नहीं कर रहे, दिस इज नॉट अकाउंटिंग। हम यहाँ पे ईयर की बात नहीं कर रहे। हो सकता है हमारी रिसर्च 2 साल तक चल रही है, तो हम 2 साल तक भी हमारे वेरिएबल्स तो वही रहेंगे ना। तो वेरिएबल्स मतलब द वैल्यू चेंजेस। अगर मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर बच्चे का क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th पूरे मार्क्स देखने हैं, मुझे उस बच्चे की ग्रोथ देखनी है, ठीक है। तो मुझे देखना है कि अभी जो तुम्हारी जनरेशन है उनकी क्या ग्रोथ लेवल चलती है। तो क्या होगा, मैं स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 उसके 4 साल का एकेडमिक रिकॉर्ड्स डालूंगी, तो जो मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड्स है वो वेरिएबल है, 4 वेरिएबल्स हो गए वो, ठीक है ना। तो वेरिएबल विच कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो उसका ईयर से रिलेशन हो सकता है, हमारी रिसर्च 1 महीने की हो सिर्फ, तो हम 1 महीने का देखेंगे, ठीक है। सेकेंड हमारे पास टर्म आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होती है जो वैल्यू असाइन करते हैं, जो हम इन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। वेरिएबल तो ये हो गए मार्क्स, लेकिन उस वेरिएबल के हमने क्या क्या वैल्यू असाइन किए, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्वायरी। जतिन, इंक्वायरी अच्छा, वो मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन है तो डेटा निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, जो भी चीजें निकलवाते हैं लोगों से, उसको इंक्वायरी बोलते हैं। हाँ, इंक्वायरी मीन्स हमारी क्या इंक्वायरी, हम किस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, सर्च ऑफ नॉलेज थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी। मीन्स हमारी क्या ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में जिसका आंसर हम चाहते हैं, तो वो हमारी इंक्वायरी है। बेसिकली आप कह सकते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा इंक्वायरी है कि हम ये जानना चाह रहे हैं, टू एनालाइज, टू नो, ये सब, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंक्वायरी हो गई। डेटा, डेटा एक टूल है, एक विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। आपको ये डेटा, जब ये पूरी वेरिएबल्स में सारी ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं तो वो सब मिलके हमारा डेटा बन जाता है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और जिसको हम फर्दर एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डेटा। नेक्स्ट सर्वे। सर्वे सर्वे होता है कि हाउ यू कलेक्ट दिस डेटा। आपने ये देख लिया कि मेरे ये वेरिएबल्स हैं, आपने उनमें जो ऑब्जर्वेशंस डालनी है, तो सर्वे इज टू कलेक्ट ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड मेक इट इन द फॉर्म ऑफ डेटा फॉर सॉल्विंग दिस इंक्वायरी। समझ रहे हो? इन सारे टर्म्स को मिला के आप डेफिनेशन लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। अगर समझ लोगे तो आप खुद से भी डेफिनेशन लिख सकते हो। सर्वे क्या है? सर्वे ये है टू पुट ऑब्जर्वेशंस इन द असाइन्ड वेरिएबल्स which converts in a data to find out the solution of this inquiry। इन सारे टर्म्स को यूज करके हम इसकी डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वे क्या है? टू गैदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। विहान, एन्यूमरेटर। जो डेटा को गैदर करता है। तो अगर मुझे सर्वे करना है, मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं एन्यूमरेटर हूँ।
अगर मेरे को कोई रिसर्च करनी है, मैं डेटा कलेक्शन कर रही हूँ, तो क्या मैं एन्यूमरेटर हूँ? मतलब आप हमसे कलेक्ट कर रहे हो तो मैं ही हूँ। और अगर मान लो मैंने तुम सबको अपॉइंट कर दिया कि तुम मेरे बिहाफ पे करो, तो तुम सब एन्यूमरेटर हो गए, तो मैं क्या हूँ? होस्ट हूँ, तो मैं क्या हूँ? आपके जो आप डाटा को कलेक्ट करके प्रेजेंट करोगे, तो मैं कौन हूँ? इसमें आप ही न्यूमरेटर ही हो। पर मैं तो डेटा कलेक्ट कर ही नहीं रही ना, डेटा तो तुम कलेक्ट कर रहे हो। आप ऑब्जर्व करो, बट आप एन्यूमरेटर से डेटा कलेक्ट करोगे, बट आप हमसे बट मैं डायरेक्ट तो डेटा कलेक्ट नहीं कर रही, तो इनडायरेक्टली तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, और इफ यू ऑल आर कलेक्टिंग डेटा ऑन माई बिहाफ, तो यू ऑल आर माई एन्यूमरेटर्स। ठीक है? कभी तुम लोग न्यूज़पेपर इसीलिए पढ़ा करो, कभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर में जो एक वीक में एक दिन आता है ना, जिसमें जॉब की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, कि जो उसमें कई बार लिखा हुआ आता है छोटे छोटे कॉलम्स में, एन्यूमरेटर्स रिक्वायर्ड एन्यूमरेटर्स। मतलब कोई अपनी बड़ी रिसर्च कर रहा है जिसके लिए उसको डेटा कलेक्शन करना है अलग अलग सिटीज में, तो उनको अलग अलग सिटीज में अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग चाहिए होते हैं, तो वो एन्यूमरेटर्स कलेक्ट ढूंढ रहे हैं। ठीक है? ये भी एक बहुत पॉपुलर जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। बहुत लोग एन्यूमरेटर की जॉब करना चाहते हैं ताकि उनको एक्सपोजर मिले रिसर्च का। यंग बच्चे जो होते हैं ना, ग्रेजुएशन वाले बच्चे, वो करना चाहते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ डेटा। हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली, अपने इंक्वायरी के अकॉर्डिंगली खुद से कलेक्ट करता है, चाहे वो खुद करे चाहे वो एन्यूमरेटर्स के थ्रू कलेक्ट करवाए। बट जो सेकेंडरी डेटा है, दैट इज कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया और फिर वो उसको यूज कर रहा है। तो प्राइमरी डेटा हमेशा ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डेटा, क्योंकि हो सकता है मुझे ज्यादा एक्यूरेसी लेवल चाहिए हो, मुझे 95% का एक्यूरेसी लेवल चाहिए हो, लेकिन उसने जिसने डेटा कलेक्ट किया उसने 90% का एक्यूरेसी लेवल लिया हो। तो हमें ये देखना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव, उनके ऑब्जेक्टिव, हमारा एक्यूरेसी लेवल, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो ये सब क्या हमारे और उनके मैच करते हैं? अगर हमारे और उनके मैच करते हैं तो हम सेकेंडरी डेटा यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सेकेंडरी डेटा को यूज करते समय? सेकेंडरी डेटा को यूज करते समय हमें ऑब्जेक्टिव देखना है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका एक्यूरेसी लेवल, रिलायबिलिटी कितनी थी, उन्होंने डेटा कलेक्शन के लिए क्या मेथड अप्लाई किया था, उनका सैंपल साइज क्या था, उनका पॉपुलेशन साइज क्या था, उनके क्या सोर्सेस थे डेटा कलेक्शन के। ठीक है? तो ये सब ध्यान रखना होता है जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं। प्राइमरी डेटा हमेशा ज्यादा ऑथेंटिक होता है, बट प्राइमरी डेटा में भी अब हमारे पास क्या आता है, एक होता है सेंसस और एक होता है सैम्पलिंग। सेंसस का मतलब है कि जितना भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, आप सबको पूरे को ले रहे हो, तो सेंसस इज यूज्ड ओनली फॉर पॉपुलेशन काउंटिंग। तो तुम्हें पता होगा आजकल सेंसस चल रहा है जैसे कि, तो सेंसस चलने का मतलब क्या है कि सेंसस क्यों चल रहा है? पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए। उसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ आवर कंट्री विल बी काउंटेड। जिसमें कुछ लोग छूट जाते हैं, वो हम देखना पड़ता है कि जैसे छूटने का तो ये है कि डेटा कलेक्शन होने में पूरा 1 महीना 1 साल लग जाता है ये सेंसस का, तो इसीलिए वो लोग एक एक जगह से डेटा लेते हैं। अगर मान लो किसी के घर में कोई प्रेग्नेंट है तो वो उसका भी लिखते हैं कि ये है, जिससे कि वो काउंट हो जाए। ठीक है? और इसीलिए, लेकिन अब मान लो उस 1 साल के अंदर अंदर हाँ किसी की डेथ हो गई तो वो काउंट में नहीं आता है, या उस 1 साल के अंदर प्रेगनेंसी उस समय नहीं थी जब डेटा कलेक्शन के ले गए, बाद में आ गई, तो वो नहीं काउंट होता है। तो उतना तो अप्रोक्सीमेशन उनको लेके चलना ही पड़ता है कि भाई इतना तो होगा ही। इसीलिए हमारा जो होना था एक्चुअल में डेटा सेंसस वो 2020 में होना था, बट वो एक एबनॉर्मल ईयर था, उसमें कोविड आ गया था। कोविड की वजह से इतनी डेथ हो रही थी कि उस वजह से हमने डेटा सेंसस नहीं किया, और कोविड का इम्पैक्ट पूरे 2-3 साल रहा, तो इसीलिए पूरे 3 साल तक नहीं डेटा कलेक्शन हुआ। उसके बाद सेंसस के लिए ये आ रहा था कि क्या हमें स्किप करना चाहिए, सीधा 30 में करें या अभी करें, तो इसमें और 1-2 साल निकल गए, तो हमारा फाइनली अब स्टार्ट हुआ है।
कि कर ही लेना चाहिए, बहुत लंबा गैप आ जाएगा वरना। क्योंकि हमें ये भी तो समझना जरूरी है ना कि आफ्टर कोविड हमारा क्या रहा है सेंसस, तो ये भी हमारे लिए समझने जरूरी है। तो ये सेंसस होता है, लेकिन प्राइमरी डेटा को जो मेनली हम कैलकुलेट करते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं। सैम्पलिंग मेथड तो है ही, फिर सैम्पलिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, बट अगर हम ओरिजिनली देखें कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, तो फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्या मतलब हुआ इसका? तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है कि जहां पे इन्वेस्टिगेटर या एन्यूमरेटर पर्सनली जाके जितने भी हमारे सैंपल्स हैं, लोग हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनसे डायरेक्टली बात करते हैं और उनसे डायरेक्टली बात करके फिर डेटा कलेक्शन करते हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी इसमें। और अगर मान लो हमने कोई क्वेश्चनआयर बनाया, उस क्वेश्चनआयर को हम सबसे पूछ रहे हैं, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वहाँ पे इमीडिएटली रिजॉल्व भी हो जाएगा वो इशू। भाई अगर हम मान लो गूगल फॉर्म करके भेज रहे हैं, अब उसको किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो छोड़ देगा, या अगर हमने उसको रिक्वायर्ड कर दिया तो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम आएगी ना। लेकिन अगर मैं बैठ के यहीं पे तुमसे बोल रही हूँ कि तुम्हारा फॉर्मूला मैं भरती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन दो, तो क्या होगा उससे ये होगा कि तुम्हारे कोई भी डाउट्स होंगे तो साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। तो मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस कम हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस कम है। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, कॉस्टली भी बहुत पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें इतने सारे एन्यूमरेटर चाहिए फिर तो कहाँ से लाएंगे इतने सारे। फिर एन्यूमरेटर्स आएंगे तो उनको क्या सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, हमें वो भी देनी पड़ेगी, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली है। बट अगर हमें ऐसा लगता है कि मेरा जो रिसर्च एरिया है वो बहुत स्मॉल है, अगर मुझे लगता है कि मेरा रिसर्च एरिया सिर्फ मेरी सोसाइटी है और मेरी सोसाइटी में 100 फ्लैट्स हैं, तो मैं सोच सकती हूँ कि चलो 100 फ्लैट है, मैं पर्सनली जाके सबसे ले लूँ डेटा कलेक्शन। अगर मेरा कोई टॉपिक ऐसा है, मेरा बहुत ही, मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और आपके टीचर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं जिनमें उन्हें 40 का ही चाहिए, तो 40 की 40 से बात कर सकती हैं 1 by 1। बट अगर हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो बहुत बड़ा है, तब तो नहीं पॉसिबल ना ये करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये तो डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट क्या मतलब हुआ? उसके बारे में पता करना, मैं एक्सेल आके नहीं बोल रहा, इसके थ्रू करवा। जनरली जो बच्चों की केस स्टडीज होती हैं, जैसे कि मान लो हमें एक छोटे बच्चे का ये देखना है कि इस बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है, ये मेरा रिसर्च है कि मुझे एक केस स्टडी सॉल्व करनी है, तो वो बच्चा नहीं मुझे सारी बातें बता सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके पेरेंट्स से, उसके फैमिली मेंबर से, उनके टीचर से, उनसे बात करेंगे कि क्या उसे है। या अगर कोई एक एडोलेसेंट बच्चा है, उसको बहुत एग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है, अब उसको अगर बहुत एग्रेशन आ रहा है या बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उसको तो मूड स्विंग्स हो ही रहे हैं ना, उसको तो एग्रेशन है ही, मैं उससे बात करके क्या ही हासिल कर लूंगी। तो मुझे ऐसे में क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हारी एज ग्रुप के बच्चा है कोई, तो मुझे उसके बारे में बात करनी है। मुझे ऐसा करना है कि तो मेरे को अपने देखना है कि एग्रेशन का लेवल इस समय के एडोलेसेंट्स में कैसा है। तो मैं एडोलेसेंट से इतना ज्यादा बात करके आंसर नहीं ले पाऊंगी, उनसे मैं बात करूंगी, लेकिन उसके अलावा मुझे बेटर आंसर और कौन दे पाएगा, जो उनके सराउंडिंग के लोग हैं, जो उनके साथ ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, उनके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, ठीक है ना, पेरेंट्स, टीचर्स, वो हमें और अच्छे से उसको आंसर कर पाएंगे। तो जहाँ पे भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है या हमारा जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तो अगेन वही वाली बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायसनेस भी आ जाती है। अब मान लो मेरे को इसके ऊपर केस स्टडी करनी है, इसका एग्रेशन के ऊपर करनी है, अब इसकी विहान से थोड़ी दोस्ती खराब है, तो मैंने विहान से पूछा कितना फ्रीक्वेंटली उसको गुस्सा आता है, उसको, क्योंकि उसको तो मौका मिल गया कि इसके अगेंस्ट कुछ बोल दे, अरे मैम इसे तो बहुत आता है। लेकिन जतिन इसका दोस्त है, अब जतिन ने कहा अरे नहीं मैम उसे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, एक्यूरेसी नहीं है ना,
बायसनेस आ गई ना, क्योंकि बायसनेस तो आ ही जाएगी, क्योंकि आप पर्सनली दूसरे से बारे में पूछ रहे हो, मतलब मैं इसके बारे में 4 लोगों से बात कर रही हूँ, तो फिर ये भी मुझे कहेगा मेरे से बात कर लो ना आप, एग्रेशन उसका मैं ही ट्रिगर कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कई बार हमारा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या पर्सनल बायसनेस की प्रॉब्लम दे देता है, एक्यूरेसी कम होती है, लेकिन फायदा ये भी हो जाता है कि कई बार हमें एक तो इकोनॉमिकल भी पड़ जाता है। जैसे मान लो मुझे एडोलेसेंट्स के क्लासरूम बिहेवियर के बारे में बात करना है, मैं एक एक बच्चे से बात ही नहीं कर रही, मैं एक स्कूल में जाऊंगी, हर क्लास टीचर से बात कर लूंगी कि कैसा बिहेवियर है, तो क्या होगा, वो इकोनॉमिकल भी रहेगा, ठीक है ना, इट विल बी मोर इकोनॉमिकल, ठीक है, ये है। फिर आता है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। वो क्या होता है कि लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स मतलब, अब मान लो मेरा न्यूज चैनल है और मेरा न्यूज चैनल का ऑफिस दिल्ली में है, अब मुझे तो पूरे इंडिया की न्यूज चाहिए, तो मैंने हर स्टेट में वहां की लोकल लैंग्वेज के अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स डाले हुए हैं और मैं उनके थ्रू अपने पास न्यूज कलेक्ट करती हूँ। एक तरफ देखा जाए, और मैं प्रेजेंट भी करूंगी, तो अब देखा जाए तो ये टाइम सेव कर रहा है और कॉस्टली भी कम है, ठीक है, ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहे हैं। कॉस्टली अगर मेरे को खुद जाना पड़ता सब जगह तो मैं कर ही नहीं सकती थी ना कवर। मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कॉस्टली भी तो देखो ना, कि अगर मैं सोचती कि मैं भरोसा ही नहीं कर रही हूँ लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट पे, मैं खुद जाके कलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या, मेरे लिए पॉसिबल है कि पूरे इंडिया का डेटा कलेक्ट करूँ? तो मेरे लिए तो बहुत कॉस्टली होता ना, मैं बाय फ्लाइट जाती रहती टंग 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 इधर उधर, पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में ये हमें, अगर हमारा एरिया, हाँ लेकिन अगर मेरे एरिया सिर्फ मैं लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट इतना ही है कि मेरे को पंचायतियां सारी करनी, पटपड़गंज का न्यूज़पेपर है मेरा, तो शायद मैं पटपड़गंज को कवर कर सकती हूँ अकेले भी। हाँ, तो पटपड़गंज वाले एरिया को मैं फिर भी कवर कर सकती हूँ, स्मॉल एरिया है, बट बाकी अगर मुझे ईस्ट दिल्ली भी कवर करना है तो भी मुझे लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे सिर्फ दिल्ली भी कवर करना है तो भी मुझे लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट की जरूरत पड़ेगी, ये वाली बात है, ठीक है। फिर आता है इंफॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनायर, ये आपका गूगल फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें तो आसान तो है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, कॉस्टली भी बिल्कुल नहीं है, आपको एन्यूमरेटर्स की भी जरूरत नहीं है, आपने मेल कर दिया और आपको बस। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ओनली लिटरेट पीपल कैन फिल दिस, इलिटरेट पीपल नहीं कर सकता, तो इलिटरेट पीपल के लिए एन्यूमरेटर चाहिए ही होगा। अगर मुझे लिटरेसी लेवल ही चेक करना है तो मैं ये वाला मेथड तो ऑप्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है ना, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चनायर थ्रू एन्यूमरेटर्स, ये तो वही है कि क्वेश्चनायर एन्यूमरेटर, वो जो क्वेश्चनायर है वो एन्यूमरेटर्स के पास बहुत सारे हैं, फॉर्म निकले हुए हैं, और वो तुम्हारे पास गया, तुम्हारे पास गया, सबके पास एक एक के पास जा रहा है, तुमसे पूछ पूछ के खुद से फॉर्म में लिख रहा है। क्या गूगल मैप में जैसे कि जहां हम लोकेशन होंगे वो पूछता है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम तो नहीं, या फिर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, उसमें हमें पूछता है। नंबर तो ऑनलाइन नहीं, वो इसमें इंटरेक्शन हम यस और नो मतलब रिप्लाई तो, हाँ, लेकिन उसका वो प्राइमरी डेटा है, वो तुम ये कर सकते हो, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट वाला डाल सकते हो तुम, ये वाला एग्जांपल लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट में डाल सकते हो तुम। गूगल मैप का जो आता है ना कि अहेड, रोड ब्लॉक अहेड, प्रीवियसली 1 घंटा पहले यहाँ था, अभी है कि नहीं है, यस और नो पूछता है, वो तुम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट में डाल सकते हो, ठीक है ना। ये भी बायस्ड होगा एन्यूमरेटर। अब मान लो मैंने एक एन्यूमरेटर बुक किया, मैंने मान लो जतिन को एन्यूमरेटर किया, अब जतिन एन्यूमरेटर है और जतिन सबसे डेटा कलेक्शन ले रहा है, फॉर्म उसके पास है। अब वो आया, जब किसी के पास गया, उसे कोई पसंद नहीं आया, तो उसने क्या किया, उसे हिमांशु पसंद नहीं आया, अब उसे हिमांशु पसंद नहीं आया तो उसने, हिमांशु ने कुछ बोला, उसने कुछ लिख दिया। या मान लो वो जिससे बात कर रहा है उसका वोकल इतना साउंड नहीं है, मतलब उसकी कन्वर्सेशन इतनी साउंड नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो फंबल कर रहा है कोई, तो समझने में गलती हो सकती है। या मान लो कोई दूसरी लैंग्वेज का बंदा है, उससे इसने हिंदी में बात की, उसकी हिंदी बहुत पुअर है या उसकी इंग्लिश बहुत पुअर है, तो शायद उसने रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कर ली, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यहाँ पे भी, ठीक है। टेलीफोनिक इंटरव्यू, जो इतने फोन्स आते रहते हैं हमारे पास, कोविड में तो सारे टेलीफोनिक इंटरव्यू ही हुए थे,
तो ये हमारे लिए अच्छा इस सेंस में है कि बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है। बट नुकसान क्या है कि दिमाग खराब कर देते हैं, टेक्निकल इशू आ जाता है कई बार। कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक अगर है, कोई बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक अगर है, तो उसमें आप ये नहीं ले सकते। जैसे मान लो अभी मैंने कहा कि एग्रेशन वाला इशू है, एग्रेशन वाले इशू में या ऑटिज्म वाले इशू में, इन सब के लिए आप नहीं टेलीफोनिक इंटरव्यू को कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको एक पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत इमोशनल थिंग है। हाँ, आपको सर्विस कैसी लगी, ये सब, ठीक है। हाँ, जहाँ पे टेलीफोन कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है, रिमोट एरियाज जितने भी होते हैं हमारे, ठीक है ना। फिर जो सेकेंडरी डेटा है उनको कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, एक है पब्लिश्ड, एक है अनपब्लिश्ड। देखो अनपब्लिश्ड क्या होते हैं, जैसे मान लो मैंने रिसर्च तो कर ली, लेकिन मैंने रिसर्च करके उठा के रख दी और मैंने कहीं पब्लिश नहीं करी। अब मान लो तुम्हें पता है कि मैंने रिसर्च कभी की थी अभी कुछ महीने पहले, लेकिन मैंने नहीं की, तो यू आस्क्ड मी कि मैम ये वाली रिसर्च आपने इसके लिए डेटा कलेक्शन किया था, तो क्या मैं यूज कर सकता हूँ? दिस इज माई विश, ये अनपब्लिश्ड है। ऐसे बहुत सारा डेटा होता है जो कभी पब्लिश नहीं होता, सिर्फ कलेक्ट होके रह जाता है, तो वो डेटा, तो उसका कोई नाम नहीं होते, लेकिन पब्लिश में बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन में जैसे कि आरबीआई है, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट एनुअली आता है, सेंसस रिपोर्ट्स है, या इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ये सारे तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं, जस्ट टेक अ रीड। हाँ, टेक अ रीड, आपको एमसीक्यूज में ही आते हैं, ऐसे ज्यादा आता नहीं है। बड़े क्वेश्चन इसमें यही आते हैं कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन या सैम्पलिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, या सेंसस और सैंपल में डिफरेंस, प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस, या प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा, यही आता है। तो ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे हैं, रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड कमेटीज हैं, बहुत सारी कमेटीज बनती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की पब्लिकेशंस हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर में तुमने देखा होगा कई बार बहुत सारा डेटा, पाई चार्ट्स, ग्राफ्स, बार डायग्राम्स बने हुए आते हैं न्यूज़पेपर में, वो सारा डेटा आपका सेकेंडरी डेटा में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया, मैंने उसको कटिंग को यूज किया। हाँ, तो पब्लिश का ही तो बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो सेंसस और सैंपल में क्या डिफरेंस हुआ, सेंसस में हम सारा डेटा यूज कर रहे हैं, सैंपल में थोड़ा कर रहे हैं, तो सैंपल इज मोर इकोनॉमिकल, टाइम सेविंग, जबकि सेंसस ज्यादा। यही तो सैम्पलिंग की टेक्निक है कि आपने कितनी सही सैम्पलिंग ली है। ये सैम्पलिंग का ड्रॉबैक भी है कि इट डू नॉट, समटाइम्स इट डू नॉट रिप्रेजेंट, क्योंकि हेट्रोजेनियस डेटा अगर है तो डू नॉट रिप्रेजेंट द होल डेटा। लेकिन आपने सैम्पलिंग का कौन सा मेथड लिया है, जैसे कि मान लो अभी हम सैम्पलिंग के अलग अलग मेथड्स करेंगे, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, लेकिन हमें ये देखना है कि तुम्हारी 11th-12th की क्लास में से हमें 2 बच्चों को भेजना है स्कूल को रिप्रेजेंट करने किसी डिबेट कंपटीशन के लिए। नॉर्मली तो क्या करेंगे इसके लिए बताओ? टीचर से पूछेंगे कौन ज़्यादा अच्छा है, हाँ, फिर उनका एक इंटरव्यू करवा लेंगे या प्राइवेट राउंड करवा लेंगे। तो यानी कि तुमने कहा कि टीचर्स, हर जो भी डिपार्टमेंट हेड होगी उसकी डिबेट के लिए, वो क्लास टीचर से पूछेगी, अगर 7 सेक्शंस हैं टोटल मिला के, तो उनसे पूछेगी कि कौन कौन बच्चों को आप रेफर कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सबसे कन्वीनियंट है यूके ये। अब इसमें पर्सनल बायसनेस होने के बहुत चांसेस हैं, फेवरिज्म के बात आ सकते हैं कि ये बच्चा ज्यादा फेवरेट है टीचर का तो इसको दे दिया, इसी को हमेशा चांस मिलता है। और कई बार ये भी हो सकता है कि इसमें बायसनेस तो आई गई, जो बच्चा ज्यादा अच्छा है वो रह जाए, ठीक है ना। फायदा सिर्फ ये है कि बहुत टाइम सेविंग है, और अगर हमें जल्दी से करना है तो कॉन्फिडेंस है, जब हमें कोई चांस नहीं देना तो हम सोचते हैं इसी बच्चे को भेज दें। कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। और क्या तरीका हो सकता है इसके अलावा? ये वाला एक मेथड हो गया। फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो इंटरेस्टेड हो, और उसका ट्रायल भी। तो एक तरीका ये हो सकता है कि क्लास में अनाउंस करा दिया, whosoever are interested, उनको एक फॉर्म फिल करा लिया, और फॉर्म फिल करा के हमने उनको उनके बीच में कंपटीशन करा दिया, और फिर जो 2 बेस्ट रहे उनको लेकर। हमारे क्लास में से 2 या 3 मतलब
हाँ। सेलेक्ट करके ग्रुप बना बट वो 2 या 3 बच्चे कहाँ से आएंगे? हाउ? मैं वही तो कह रही हूँ, वो सैंपल कैसे लोगे? तो हमने अनाउंस करा दिया ना क्लास में, हमने क्लास में अनाउंस कराया, उसमें से जो बच्चे करना चाहते थे उन्होंने अपना नाम दिया, हमने उनके बीच में करवा दिया। तो इसे हम कहते हैं, जो हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं इसे हम कहते हैं डेलिबरेट और पर्पसिव सैम्पलिंग, कि हमने एक डेलिबरेटली अनाउंसमेंट की और हमने बच्चों को चूज कर लिया। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? और बताओ और क्या तरीका हो सकता है? हाँ, लॉटरी मेथड भी हो सकता है कि हमने सबके नाम की चिट्स बनाई और रैंडमली रोल नंबर्स। डिबेट कंपटीशन बट डिबेट कंपटीशन के लिए क्या लॉटरी मेथड इज गुड? मतलब लॉटरी मेथड हो सकता है, लेकिन डिबेट कंपटीशन के लिए लॉटरी मेथड वी विल नॉट यूज, दिस इज नॉट सजेस्टेड। हाँ, मतलब लॉटरी मेथड तो ये है कि अगर मान लो ऐसा लग रहा है कि हमें 10 बच्चे लेके जाने हैं किसी वेन्यू पे, तो कौन से 10 बच्चे लेके जाएं? तो चलो लॉटरी लगा लेते हैं। हाँ, ठीक है। और क्या मेथड हो सकते हैं? तो उसे हम कहते हैं लॉटरी मेथड। और वो तो कन्वीनियंस हो गई ना, एक मैम इंडिविजुअली जाके बच्चे से वो भी हो गया। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम कोई बायसनेस नहीं दें, हम कोई बायसनेस नहीं देंगे, हम पूरी क्लास में एक टॉपिक देंगे कि इस पे तुम लिख के दो कुछ अपने व्यूज। ठीक है, हर सेक्शन में दिया और हर सेक्शन से फिर हमने कोई टॉप 5 निकाल लिए। नहीं, हमने ऐसे राइटिंग है, लेकिन हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू तो पता लगता है ना कि वो क्या पॉइंट्स बोलना चाह रहे हैं। नहीं, तो बोलने में अगर अच्छा ना हो, हाँ, तो वो देखेंगे ना, अभी पूरा कहाँ हुआ है प्रोसेस। इंटरव्यू वापस लेंगे। आपने सबसे लिखवाया, उसमें से आपने कुछ एंट्रीज सिलेक्ट करी, फिर उनके बीच में आपने डिबेट कंपटीशन कराया। पहले आपने क्लास में से कराया, आपके पास 7 सेक्शंस हैं, आपने उन 7 सेक्शन में से एक एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया, उनके बीच में डिबेट करा के फिर उस 7 में से उन 7 का आपस में करवा दिया। 11th के मान लो 4 सेक्शन है, 12th के 3 सेक्शन है, तो हमने 11th के उन 4 सेक्शन का आपस में करा दिया, तो उन 4 में से कोई एक आ गया। फिर वो 12th के जो 3 सेक्शन है उन 3 का आपस में कराया, उन 3 में से एक आ गया, हमारे पास एक 11th का आ गया, एक 12th का आ गया। तो ये बिल्कुल नॉन बायस्ड रही, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये नॉन बायस्ड है लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बट ये हमारी क्या हो गई? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, हमारे मिक्स्ड सैम्पलिंग। स्ट्रैटास अगर बना देते, मतलब ग्रुप्स बना देते, अगर हम इसमें ये कर देते कि हमें एक गर्ल एक बॉय चाहिए, यानी कि हमने स्ट्रैटास बना दिए कि एक गर्ल एक बॉय चाहिए, या हम ये कर देते कि हमें एक गर्ल एक बॉय 11th का, एक गर्ल एक बॉय 12th का, हमें ऐसे 2 चाहिए, और फिर हम उन दोनों से कंपटीशन कराते, तो हमारा हमने यानी कि स्ट्रैटास बना दिए जेंडर बेस्ड और क्लास बेस्ड। ठीक है, कि हमने वो 11th और 12th के दोनों बॉयज का आपस में कंपटीशन करा दिया, हमने दोनों गर्ल्स का करा दिया, अब दोनों में से एक गर्ल सिलेक्ट हो गई, दोनों में से एक बॉय सिलेक्ट हो गया। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें एक 11th का और एक 12th का बच्चा, दोनों का एक एक बच्चा चाहिए था, हमें एक गर्ल एक बॉय चाहिए थी, यानी कि हमने स्ट्रैटास बना दिए। तो वो स्ट्रैटास बनाने से क्या हुआ? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो गई। ठीक है, समझ में आया? एक और तरीका हो सकता है, मतलब वो थोड़ा बायस्ड नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी सिस्टम नहीं है, जैसे कि मान लो हमने कह दिया कि हर 5वां बच्चा सिलेक्ट कर लो रोल नंबर वाइज। अब वो तो थोड़ा गलत ही तरीका हो गया। हाँ, मतलब वो तो फिर ये हो गया कि जिसका नाम जैसे है उसको वो तो नुकसान ही हो गया। ये हम यूज कर सकते हैं कि पहले 5 रोल नंबर्स का एक प्रोजेक्ट, दूसरे हाँ, ये भी कर सकते, तो हमने स्ट्रैटास बना दिए। ये ग्रुप्स, ये भी मैटर करेगा कि हम पहला बच्चा वहां से शुरू है। नहीं, मैटर क्या करेगा, वो तो हम 5-5 बच्चों का ग्रुप बना रहे हैं, उनमें से तो आपने कहा कि हर 5वां बच्चा। हाँ, वही तो हम मान लो, अब उसमें ये भी तो प्रॉब्लम आएगी कि हम पहले से शुरू करेंगे 5वें से शुरू करेंगे, तो ये कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये भी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, बट दिस इज नॉट सजेस्टेड फॉर डिबेट कंपटीशन। हो सकता है मान लो किसी और चीज के लिए जाना है, तो उसमें हम ऐसे करके भेज सकते हैं सिलेक्शन करके। ठीक है, तो मेथड्स, सैम्पलिंग के मेथड्स हैं, एक होता है रैंडम सैम्पलिंग, एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग जहां पे जितने भी लोग हैं उनके इक्वल चांस हैं। एक तो लॉटरी मेथड ही हो गया रैंडम सैम्पलिंग में, ठीक है ना, और एक रैंडम सैम्पलिंग में हो गया टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तुम लोगों ने वो खेला है, दिवाली पे खेलते हैं ना,
पोकर, हाँ पोकर भी कह सकते हैं, या वो अरे नंबर बोलते हैं जो तंबोला, तंबोला, दिवाली पे तंबोला खेलते हैं, तंबोला खेलते हैं। तंबोला में क्या है, आपको एक रैंडम नंबर्स की पूरी टेबल गिवन होती है, आप उनमें से रैंडमली कोई भी नंबर उठाते हो और वो जिसके पास होता है वो उसे कट करता है। तो अगर हम पूरी क्लास के, हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के में सारी क्लास के बच्चों को उस टेबल में असाइन कर दें और फिर रैंडमली हम नंबर पिक करें, मतलब डिबेट के लिए नहीं है, लेकिन वैसे ही ये भी एक मेथड ऑफ सैम्पलिंग है। लॉटरी मेथड में तो हमने तुम्हारे रोल नंबर्स डाले, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे जो टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स है, ये बकायदा एक टिपेट टेबल होती है, टिपेट, एक टिपेट टेबल होती है जो सैम्पलिंग के लिए यूज होती है। तो हम उस टिपेट टेबल से हमें वो नंबर असाइन कर देते हैं और फिर टिपेट टेबल से हम नंबर उठाते हैं रैंडमली, ठीक है। तो हमारे पास ये तो बिल्कुल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। एक होता है जो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब जैसे कि हमने स्ट्रैटाफाइड बना दिया, हमने स्ट्रैटास बनाए। अब स्ट्रैटास बनाने में हमने क्या कहा कि एक गर्ल एक बॉय चाहिए, तो उन्होंने आराम से बोल दिया एक काम करो, एक गर्ल और एक बॉय चूज करके भेज दो अपनी क्लास से। कन्वीनियंस भी है, रैंडम भी है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड है, बायस्ड भी हो सकती है, ठीक है ना। फिर हमारी क्वासी रैंडम, क्वासी रैंडम मतलब हमने ये वाला मेथड जो ले रहे हैं ना, कि हम रैंडमली एवरी 5th एवरी 10th बच्चे को ले रहे हैं, ठीक है, हमने रैंडमली ले लिया, ठीक है। तो वो हमारे पास सिस्टमैटिक तो है, लेकिन वो सिस्टमैटिक क्वासी रैंडम सैम्पलिंग हो गई, आधी, क्वासी मतलब आधी, ठीक है। फिर हमारी मल्टी स्टेज, जो हमने ये कहा ना कि पूरी क्लास में पहले कंपटीशन कराया, फिर वहां से निकाला, फिर उन 11th के बच्चों का कराया, इसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज, मल्टी क्लस्टर, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो रही है, ठीक है। अब ये प्रॉपर रैंडम सैम्पलिंग नहीं है, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में तो किसी का भी चांस हो सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ये हमारी सिस्टमेटिक रैंडम है कि भाई हम ले इन्हीं बच्चों में से रहे हैं, लेकिन तरीके से ले रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और अगर मान लो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ले रहे हैं, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग तो हम किसी को भी लेके, चलो मेरे को कोई लेना, मैंने कहा तुम ही चले जाओ ना, क्या इतना सोच रहे, जाओ तुम ही चले जाओ, वैसे भी तुम क्लास में पढ़ते नहीं हो, ऐसे करके मैंने भेज दिया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। लेकिन जजमेंट सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग में हम ये, मैंने सोचा, मैंने अपनी जजमेंट लगाई, मैंने सोचा कि कन्वीनियंट नहीं देखना, मुझे देखना कि कौन सा बच्चा ज्यादा बेटर है, तो मैंने उस बारे में सोचा और फिर मैंने उसके रिजल्ट्स को देखकर, उस बच्चे की पर्सनालिटी को देखकर, फिर मैंने ये सारे फैक्टर्स को देख के फिर मैंने किसी बच्चे को भेजा, तो ये जजमेंट सैम्पलिंग है। हमने जज किया ऑन सम फैक्टर्स, सिर्फ कन्वीनियंस नहीं देखी, ठीक है। और अगर मैंने वही जेंडर बायसनेस, जेंडर वाला रखा कि इस जेंडर के बेसिस पे करना है, तो उसे हम कहेंगे कोटा सैम्पलिंग। हमने कोटा बना दिया कि एक लड़की तो जाएगी जाएगी, अब चाहे हमें एक लड़का तो जाएगा जाएगा, अब चाहे हमें वो एक लड़की या एक लड़का बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला नहीं भी मिल रहा, हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि अच्छा एक लड़के को भेजना, एक लड़की को भेजना, लेकिन कोई ऐसा अच्छा सा लड़का है ही नहीं, लड़कियां ही 2 मिल रही हैं, या कोई एक अच्छी सी लड़की है ही नहीं जो डिबेट कर सके, 2 लड़के ही मिल रहे हैं, लेकिन नहीं जी हमें तो एक गर्ल एक बॉय भेजना ही भेजना है। उस केस में हम कहेंगे कि कोटा सैम्पलिंग हो गई। रिजर्वेशन, हाँ रिजर्वेशन में आ जाती है ये चीजें, ठीक है। तो सैम्पलिंग के फायदे क्या है? सैम्पलिंग के फायदे हैं कि सैम्पलिंग को हमें बहुत फॉलो अप करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेस कॉस्ट, सॉरी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेस टाइम लेस कॉस्ट, ठीक है, ये होता है। इसके बाद आता है रिलायबिलिटी, मतलब हम कैसे रिलाई करें, हम कैसे रिलाई करें कि ये हमारा सैंपल सही है। हमारे पास 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या है? हमें डेटा कलेक्शन के समय इस बात का ध्यान रखना है कि देयर शुड बी इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर ईच सब्जेक्ट, ईच सैंपल। हमें एक स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी मेंटेन करके चलनी है। और फिर इसी के कंटेक्स्ट में एक दूसरा प्रिंसिपल आता है कि प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, मतलब अगर हमारे पास डेटा लार्ज नंबर है तो हम सैंपल साइज छोटा नहीं ले सकते,
भाई आप ये नहीं कर सकते कि सैंपल साइज हम बहुत छोटा सा ले लें। अगर आपके पास स्मॉल नंबर है तो आप स्मॉल साइज ऑफ सैंपल लेंगे, लेकिन लार्ज नंबर है तो लार्ज साइज ऑफ सैंपल लेंगे। और डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सैंपलिंग कर रहे हो। मान लो आप मैंगो लेने जाते हो, तो आप जब मैंगो को भी लेते हुए देखा है, आप हर मैंगो को जब तुमने देखा होगा कि मम्मी पापा मैंगो ले रहे हैं तो एक एक मैंगो उठाते हैं, देखते हैं और फिर उसके बाद उसको देते हैं। ऐसे नहीं ना कि एक दो देख लिया। लेकिन जामुन जब लेते हैं तो उस जामुन में क्या होता है, एक दो जामुन टेस्ट करते हैं, अच्छा दे दो, ठीक है ना। ग्रेप्स में क्या होता है, या चावल लेने गए तो चावल, राइस लेने में थोड़े से राइस ऐसे देखे, हाँ अच्छे हैं और दे दो। तो हमें ये देखना है कि आखिर हमारा क्या तो आइटम है जिसका हमें सैंपल लेना है, क्योंकि कई बार हर कॉमोडिटी का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कैन नॉट बी एनालाइज्ड, तो हमें उसमें सैंपल लेना ही पड़ेगा ना। तो अब हमारा कितना बड़ा पॉपुलेशन है, जितना ज्यादा, क्योंकि सैम्पलिंग बहुत मैटर करती है। वही वाली बात कि ये कैसे श्योर करें कि वो जो सैम्पलिंग हम ले रहे हैं वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आपकी क्लास में से किसी एक बच्चे को निकाल के करूंगी ये मेरे इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, तो कैसे इंश्योर हो कि एक्चुअली में वो बच्चा इस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे उसके पीछे पड़े रहोगे ना, भाई अपनी क्लास का नाम मत खराब करियो, भाई ये कर देना, मतलब ये रहेगा ना कि हमारी क्लास को पूरे को रिप्रेजेंट ये बच्चा कर रहा है, तो वो बड़ा कठिन काम है। तो उसके लिए हमें देखना है कि 10 बच्चों की क्लास है या 40 बच्चों की क्लास है या 100 बच्चों की क्लास है, या पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करने एक बच्चा जा रहा है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने एक जा रहा है। तो आखिर क्यों, किस बेसिस पे हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो जा रहा है। तो जितना बड़ा सैंपल, जितना बड़ा पॉपुलेशन होगा, सैंपल निकालने का जो प्रोसेस है वो भी उतना ही टफ होगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रूल है। फिर हम ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल कुछ एरर्स होती हैं, जैसे कि एरर हो सकती है सैम्पलिंग एरर, जैसे सैम्पलिंग में बायसनेस आ गई, या सबसे बड़ी तो बायसनेस की एरर होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमने सैम्पलिंग ली, उस समय की सिचुएशन कुछ और थी, बाद में सिचुएशन कुछ और हो गई। जैसे कि मान लो मैंने एग्रेशन की बात की, तो हमें पता लगा कि ये तो जबरदस्ती सब लोग ना इसको तंग करने के लिए बोल देते हैं, एग्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वो ठीक है, हमने रिजल्ट निकाल लिया, लेकिन बाद में वो चीज डेवलप हो गई, तो वो तो फिर अनबायस्ड एरर है ना, वो उस समय तो नहीं आया था। तो कोई भी जो एरर है, जितने भी मेंबर्स हैं, अगर बायसनेस है तो हम कहेंगे सैम्पलिंग एरर है, बायस्ड है। और ये जो सैम्पलिंग एरर बायस्ड होती है ना, ये क्यूमुलेटिव होती है, क्योंकि ये पूरी रिसर्च में हमने जब डेटा कलेक्शन किया तो ऑर्गेनाइजेशन में, प्रेजेंटेशन में, हर जगह वो एरर प्रेजेंट रहेगी, वो हर जगह इम्पैक्ट डालेगी। लेकिन जो अनबायस्ड एरर है ना, वो अनबायस्ड एरर में हमें ये पता लग जाएगा कि इतना तो एरर आता ही आता है, तो वो एक अनबायस्ड एरर है। ठीक है।